क्लास 8 की साइंस का थर्ड चैप्टर है और इस थर्ड चैप्टर में तुम्हें ये 10 टॉपिक कवर करने हैं। हम पढ़ चुके हैं, हमें एक छोटा शॉर्ट रिवीजन करना है जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलेंगे वो तुम लोग रिवाइज कर सको अच्छे से। परमाणु की संरचना इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। परमाणु पढ़ा, हम सब पढ़ चुके हैं, एक शॉर्ट रिवीजन ही है। तो कुछ आंसर्स आप लोग करेंगे, कुछ मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगी जिससे जो तुम्हें नहीं आ रही होंगी चीजें वो अच्छे से दोबारा समझ में आ जाएं। परमाणु क्या है, कोई बताएगा? तत्व है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाता है। परमाणु जिन छोटे कणों से मिलकर, जिन सब पार्टिकल से मिलकर के बना है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन पहले वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। अभी पहले वाले टॉपिक से ही ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की। मतलब इस चैप्टर से इस चैप्टर के 10 टॉपिकों में से हर टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा मैं ये बताने वाली हूँ। तो इन तीनों के डिस्कवरर यानी इन लोगों की, इन तीनों चीजों की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, ऐसे करके एक राइम बताया था। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की पी से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। पर प्रोटॉन की खोज वैसे गोल्डस्टीन ने की थी लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। तो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आया तो उसमें दोनों आंसर्स एक साथ कभी नहीं रहेंगे, या तो गोल्डस्टीन होगा या रदरफोर्ड। तो आप अगर खोज पूछा जाता है तो ऑब्वियसली गोल्डस्टीन है, नाम पूछा जाता है तो रदरफोर्ड है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। परमाणु का मॉडल आगे आएंगे तो हम उसको आगे रिवाइज करेंगे कि परमाणु दिखने में कैसा है ये सूक्ष्मतम कण, एक सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन इसको अगर माइक्रोस्कोप से भी देखा जाए तो ये कैसा दिखता होगा, ये यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है अणु। जब एक या एक से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो वो एक अणु बनाते हैं। एक से अधिक, ठीक, एक है तो वो परमाणु है, एक से ज्यादा हो गए 2, 3, 4 तो वो क्या बनाएंगे? अणु। अब परमाणु एक जैसे ही मिलकर के अणु बनाएंगे क्या, या अलग अलग परमाणु भी मिलकर के अणु बना सकते हैं? एक जैसे भी मिलकर बनाएंगे, अलग अलग भी मिलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से मिल जाए तो ऑक्सीजन का एक अणु बनता है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से मिल जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये एक यौगिक है, ये तो ये एक अम्ल है, ये एक यौगिक बना आपका। तो ऐसे ही क्या एक जैसे ही परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं या अलग अलग परमाणु मिलकर भी अणु बना सकते हैं? तो एक जैसे परमाणु भी मिलकर के बना सकते हैं और अलग अलग परमाणु भी मिलकर के किसी भी पदार्थ का एक अणु बना सकते हैं। यौगिक क्या है? जब एक से अधिक परमाणु या अणु मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे ग्लूकोज कैसे बनता है बच्चों? H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो क्या बनता है? C6H12O6। ये क्या है? ये एक यौगिक है, ये एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। यौगिक की परिभाषा कोई बता पाएगा? यौगिक और मिश्रण में कोई अंतर है क्या? एक निश्चित अनुपात में यौगिक बनाते हैं। यौगिक का बनना एक रासायनिक क्रिया है, ये भौतिक नहीं है। क्या आप इन्हें दोबारा से अलग कर देंगे? एक और इम्पोर्टेंट बात, जब एक यौगिक बनता है दो अणुओं से मिलकर के तो उसके जो गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, वो अलग हो जाते हैं। H2O द्रव है, CO2 गैस है। क्या ये गैस है ग्लूकोज? क्या ये द्रव है? नहीं।
तो आप इसका मतलब इन्होंने अपने गुण जो थे वो बदल दिए। यौगिक जब बना तो उसके जो गुण थे वो बदल गए। इसका स्वाद और इसका स्वाद अलग होता है, लेकिन इसका ये टेस्टलेस होता है ना। जो प्योर वाटर है आपका, डिस्टिल्ड वाटर होगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में कोई प्रॉपर टेस्ट होता है, लेकिन ये मीठा होता है टेस्ट में। यानी यौगिक जब भी बनता है उसके कैरेक्टर्स वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यौगिक बनने पर उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। अगला, ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हैं। अणु की परिभाषा पूछी जा सकती है, पर यौगिक की परिभाषा, या आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए, सपोज करिए मैंने दिया H, मैंने दिया O, मैंने दिया O2, मैंने दिया S। इसमें से अणु कौन सा है? O2। तो ऐसे समझ में आता है, आपको कर पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए तो उसमें आपसे यौगिक पूछा। यौगिक अगर हाँ या ना में प्रश्न आता है आपके पास, क्या यौगिक के बनने पर उसके गुण बदल जाते हैं? बिल्कुल बदल जाते हैं। कि जो यौगिक है, यौगिक में जो अणु होते हैं वो एक अनिश्चित अनुपात में नहीं होते, वो एक फिक्स क्वांटिटी में होते हैं। तमन्ना के घर का पानी भी H2O है और अभी के घर का भी पानी H2O है। ऐसा नहीं है कि वो H5O हो जाएगा, निश्चित है, फिक्स रेशियो में ही एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं यौगिक में, यानी कंपाउंड में। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड है। नाम भी याद करते चलिए, कहीं लिखा हुआ आता है समझ में आना चाहिए। अब आता है कि जो हमारा परमाणु था उसके स्ट्रक्चर का हमें क्या पता था। जब हमने ये जाना कि कोई भी पदार्थ छोटी इकाई से बनता है तो उस छोटी इकाई का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, वो दिखने में कैसा होता होगा। तो शुरुआत हुई, सबसे पहली बात डाल्टन आए, उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया, परमाणु के बारे में कुछ बताया। उन्होंने डायग्राम नहीं दिया था, उन्होंने बताया नहीं था कैसे, उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने ये बताना शुरू किया पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, और उस परमाणु को हम जो है ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। ऐसे हाँ, मैं सोचूं ऐसे चुटकी बजा करके पेन बन जाए तो नहीं बनेगा, मैं सोचूं चुटकी बजा के पेन खत्म हो जाए, नहीं होगा। उसकी अगर जलाऊंगी भी या कागज को भी जलाऊंगी तो राख रह जाएगी ना, मतलब वो बदलेगा, किसी रूप को बदल लेगा, लेकिन वो गायब नहीं होगा। परमाणु के बारे में ये सब बातें बताई डाल्टन ने। किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। परमाणु को ना आप बना सकते हैं ना ही आप खत्म कर सकते हैं, और इसके अलावा परमाणु को आप और छोटे पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। ये डाल्टन ने नहीं कहा, ये डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि ये आ गया कि परमाणु के और छोटे सब पार्टिकल्स भी हैं, तब तक नहीं खोजा गया था। अब ये 5वें नंबर पे परमाणु मॉडल हैं। इन 3 साइंटिस्ट ने परमाणु के मॉडल दिए हैं। सब ये तीनों में से इनका गलत था, इनका गलत था, इनका काफी हद तक ठीक था, इनका हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं इनके मॉडल को। पहला थॉमसन ने मॉडल दिया, उन्होंने कहा परमाणु एक पॉजिटिव गोला है, यानी धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश अक्सर पूछा जाता है। प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, यस, ये पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनात्मक गोला है जिसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक नेगेटिव पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इनके मॉडल की तुलना की गई तरबूज से, वाटरमेलन मॉडल से। प्लम एक पुडिंग होती है बेटा, यूरोपियन कंट्रीज में, बाहर की जितनी भी कंट्रीज है वहां पर क्रिसमस में एक डिश होती है पुडिंग करके, वो इस तरीके से खाई जाती है। वो उसको जैसे सपोज करो आपने प्लेट लिया, प्लेट में आपने डेकोरेट वो चावल रख लिए, फिर उसके ऊपर आपने चेरीज लगा दी, या आप छोटे छोटे टमाटर हैं आपने ऐसे वो रख दिए, तो कुछ उसी तरीके की पुडिंग एक डिश है उनकी, तो वो ऐसे ही डेकोरेट होती है, उसके ऊपर चेरीज लगा दी जाती हैं। बर्तन में रख करके चावल या वो जस्ट लाइक अ केक, और उसके ऊपर छोटी 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 चेरीज लगा दी जाती हैं। वो कैसी दिखती होगी? हमारे तरबूज की तरह ही। इमेजिन करो कि तरबूज लाल है, उसमें काले काले बीज धसे हैं, ऐसे ही उनकी वो डिश है, उसे कहते हैं पुडिंग। क्या कहते हैं? पुडिंग। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया।
अगला है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमने क्लास में समझा है, लेकिन इट्स जस्ट अ रिवीजन, तो हम इसको नहीं समझेंगे, हम सिर्फ मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये उनका मॉडल है। उन्होंने इतना बता पाया कि जैसे थॉमसन ने क्या कहा कि एक गोला है जो धनात्मक गोला है, उसमें ये ऋणात्मक आवेश धसे हुए हैं। इन्होंने कहा नहीं, पूरा गोला धनात्मक नहीं है, एक धनात्मक पार्ट बीच में है बस, और ऋणात्मक चारों तरफ घूम रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इनने कहा था ये पूरा ही पॉजिटिव है, ये जो गोला है। इनने कहा नहीं, पॉजिटिव तो सिर्फ बीच में है, उसके चारों तरफ क्या है? ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, वो घूम रहा है, स्कैटर्ड है। ठीक, गलती यही थी कि ऐसे स्कैटर्ड नहीं है। हमने देखा है ना कैसा होता है परमाणु, बीच में प्रोटॉन होता है, ठीक है, धनात्मक, चारों तरफ छल्ले होते हैं, है ना, छल्लों के डायग्राम देखे ना हमने, और उन छल्लों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका क्रम भी देखा है हमने। यस, कक्ष। एक लेयर हुआ। अगला आया नील बोर। ये मॉडल हम कंसीडर कर रहे हैं। बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके चारों तरफ कक्ष है, शेल्स हैं जिन्हें इंग्लिश में शेल्स बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, ये 3 मॉडल थे जो तुम्हारे सिलेबस में है। क्लियर है? रिवीजन ठीक है? रिवाइज हो गई चीजें। ये कितने पॉइंट्स हो गए? 5 इधर है, 5 हो गए। अब इन पे आ जाओ। परमाणु संख्या जेड से नो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड। द्रव्यमान संख्या को ए से। अब परमाणु संख्या फटाफट से देख लो। किसी भी परमाणु की को कितने खोजे गए तत्व अभी तक? 118। उनको क्रम दिया है ना हमने, पहले नंबर पे रखा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। उनको क्रम क्या अपनी मर्जी से दे दिया कि ये बढ़िया लग रहा है गोल सा, इसको पहले नंबर पे रख दो, ऐसे दिया है क्या? किस आधार पे दिया पहला नंबर? यस, उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पे हमने उन्हें क्रम दिया है। ये टेबल लगी है। पहले नंबर पे हमने हाइड्रोजन को दिया है पहला नंबर। क्यों दिया है? क्योंकि उसके सिर्फ एक प्रोटॉन है। दूसरा नंबर हीलियम को दिया है, उसमें 2 प्रोटॉन है। तीसरा नंबर लिथियम को दिया है, 3 प्रोटॉन है। क्लियर है? समझ में आ गया? परमाणु संख्या का अर्थ है किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। हम ऐसे परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है या कम ज्यादा होती है? बराबर होती है। तो हम ऐसे क्यों नहीं कह रहे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं? बदलते रहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं घटते बढ़ते रहते हैं, है ना। जो धातु होगी वो इलेक्ट्रॉन दे देगी, अधातु होगी वो ले लेगी। तो जो दे देगी उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, है ना, और जो ले लेगी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो परमाणु क्रमांक की गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने क्या फिक्स किया कि हम तो फिक्स करेंगे परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन घटते बढ़ते नहीं है। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक जो है इतना आसान नहीं है कि नाभिक को आप तोड़ के उसमें से प्रोटॉन निकाल लो, है। उसके लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए ना, नाभिकीय ऊर्जा। अभी पढ़ा था, मैंने पूछा था ना तमन्ना तुमसे कि नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? कौन सी थी? नवीकरणीय। भूतापीय और नाभिकीय ऊर्जा दोनों नवीकरणीय है, ये दोनों पूछी थी। ये समझ में आ गया? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं कहते। इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं। वैसे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो दे दे तो गड़बड़ हो जाएंगे ना, प्रोटॉन ज्यादा रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब है किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान संख्या। 2 क्वेश्चन आते हैं इस पर भी 2 क्वेश्चन कैसे आते हैं कि द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। और एक और क्वेश्चन जो आपके उसमें एमसीक्यूज में था कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे या आपको जैसे सपोज करो ये दे। अब अगला है समस्थानिक। 3 रह गए दीदी बस। समस्थानिक सुन लीजिए। किसी भी परमाणु
पर किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन उसके भार अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे समस्थानिक कहेंगे। अब फटाफट से एक एग्जांपल दीजिए मुझे। हाइड्रोजन का बहुत सिंपल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 1H1 1H2, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन तो तीनों में सेम है ना, इसमें भार अलग अलग है ना। तमन्ना नहीं, अभी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो फटाफट। इसमें बताओ कितने प्रोटॉन है पहले वाले में? ठीक है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? वेरी गुड। और कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। नेक्स्ट अर्जुन, खड़े हो जाओ जल्दी। इसमें बताओ कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन नहीं चेंज होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन नहीं चेंज होगा। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए उसको पहले नंबर पे रखा है, ठीक है। प्रोटॉन जब एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा भाई, सेम ही होते हैं। तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर में अंतर आया है इसलिए क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। समस्थानिक हम उसे कहते हैं, उन परमाणुओं को कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, ठीक है। ये H2O है, ये H3 है, ये H2 है, ये H1 है। इनमें भार अलग अलग है बस, और कोई अंतर नहीं है। इसको भारी पानी कहते हैं, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं जस्ट बिकॉज टू ये एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम D2 कहते हैं इसको। ये कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। समस्थानिक हो गया संयोजकता। किसी भी आयन रह गया, हाँ आयन रह गया। अगर कोई परमाणु बेटा प्रोटॉन का लेन देन करता है क्या? नहीं। फिर किसका लेन देन करता है? इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, तो जैसे इसके पास प्रोटॉन थे 5, तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे इसके पास, है ना। तो अगर प्रोटॉन थे 5, इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, उसने दे दिया किसी को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 4, यानी जोड़ के हो गए 5 और घटा के चिन्ह हो गए 4। किसका पल्लड़ा भारी है? प्रोटॉन का। जोड़ का भारी है ना, तो इस परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? जोड़ का आवेश। तो परमाणु पर जोड़ का आवेश आ जाएगा, परमाणु हो जाएगा धनात्मक आयन कहेंगे इसे हम। देखो बेटा दोबारा सुन लो, जब तक परमाणु इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता उसे हम परमाणु कहते हैं और उस पर आवेश होता है उदासीन। जब परमाणु लेन देन करता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो आयन बन जाता है। क्या बन जाता है वो? आयन। जब वो लेगा तो ऋणात्मक। किसी चीज को छीनने वाला गुंडा होता है ना, नेगेटिव विलेन होता है जो पिक्चर्स में देखते हैं, तो वो ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा साइन, नेगेटिव कैरेक्टर बस। और अगर वो दे देगा तो वो हीरो बन जाएगा, पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है? पॉजिटिव क्यों आएगा समझ में आया? बाकी का एक टॉपिक रह गया, उसे हम फिर कर लेंगे, पर ये कल टेस्ट है।